वैश्वीकरण में हम जिक्र कर चुके थे राजनीतिक प्रभाव के, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव का जिक्र कर चुके थे। हम राज्य की स्थितियों के बारे में हम जान चुके हैं कि किस प्रकार वैश्वीकरण राज्य की स्थितियों को सीमित करता है, राज्य की शक्तियों को सीमित करता है, उसके दायरे को सीमित करता है, किस प्रकार राज्य को बढ़ावा देता है, राज्य को डेवलपमेंट करने में वैश्वीकरण क्या करता है, मदद करता है। और अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, मतलब उसी के पार्ट्स को करेंगे। वैश्वीकरण के प्रकार हमने पढ़ा था, वैश्वीकरण 3 प्रकार का होता है, एक आर्थिक होता है, एक राजनीतिक होता है और सांस्कृतिक होता है। आर्थिक हम पढ़ चुके थे, अब राजनीति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप न्यू है वीडियो पे तो इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने इसके बारे में बता चुका हूँ, पार्ट 2 में हम आर्थिक प्रभाव से जिक्र करते हैं। देखिए आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा वैश्वीकरण के, बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक नीति का निर्माण। इन संस्थाओं में धन प्रभावशाली और विकसित देशों का प्रभुत्व है। मतलब बोला जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी IMF हो गया या फिर विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब एक धनी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, नियम कानून बनाती है और वो नियम कानून प्रत्येक देश को फॉलो करना पड़ता है जो इसके सदस्य होते हैं। बोला जाता है कि इन संस्थाओं में जो विकसित देश हैं उनके बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सहयोग है, इसीलिए उनकी पावर इसमें क्या होती है, बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी करना, आयात प्रतिबंधों पर अत्यधिक कमी करना, ये क्या होते हैं, ये संस्थाएं ऐसी हैं जो नियम कानून का निर्धारण करती हैं कि किस प्रकार से आयात के प्रतिबंधों पर क्या क्या लगाया जा सके, आयात के प्रतिबंध कम किया जा सके, अर्थात ट्रेड जो होता है, रिलेशन जो होता है ट्रेड का, वो एक निर्धारित किया जा सके। जैसे अगर मैं किसी मान लीजिए कोई मेरे रिलेशन में नाम है उसका, तो A B से व्यापार कर रहा है और B A से व्यापार कर रहा है, तो भाई व्यापार में अगर ढील होगा, ट्रेड के नियम में ढील होगा, तभी तो आपस में ये लोग व्यापार करेंगे। जब ट्रेड का नियम ही ढीला नहीं होगा तो मेरा व्यापार करने का फायदा क्या होगा भाई साहब, नहीं होगा ना कोई फायदा। तो इसीलिए अगर ट्रेड के नियम ढीले हुए तो व्यापार करने में मुझे भी क्या आ जाएगा, मजा आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, पूंजी प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम और निवर्त प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम नाम। पूंजी प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ हुआ है, श्रम उनको मिल गया है, टेक्नोलॉजी उनके पास पहले से है, तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया। जबकि जो विकासशील देश हैं, बोला जाता है कि इससे इसका कोई खास लाभ नहीं हुआ है। विकसित देशों द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों को आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जब उनकी मर्जी करती है लोगों को बुला लेते हैं, जब मर्जी करती है रोक देते हैं। वैश्वीकरण के कारण सरकार अपने सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ रही है और उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। सरकार वैश्वीकरण के कारण सरकार की जो सरकार की जो एक रूल, सरकार का एक जो कह सकते हो कि सरकार की एक जो मंशा या नीति थी, उस मंशा और नीति से सरकार अपने मुंह मोड़ रही है। अब मुंह मोड़ रही है तो उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कवच था ना, उसकी आवश्यकता पड़ेगी उसे, कि समाज को कैसे बचाया जा सके, ठीक है। वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे सामाजिक में आर्थिक समानताएं बढ़ रही है। वैश्वीकरण के आलोचकों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण समाज में बहुत ज्यादा असमानताएं बढ़ रही हैं, ठीक है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव की अगर हम बात करेंगे वैश्वीकरण की, तो सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व के पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा, खाने पीने और पहनावे के विकल्प की संख्या में वृद्धि, लोगों की संस्कृति में परिवर्तन पर दुविधा, संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर, संस्कृति की विभिन्न कार्य जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग विशिष्ट हो रही है। मतलब क्या कह सकते हैं, देखो वैश्वीकरण के कारण आज संस्कृतियों में बदलाव आया है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग बकायदा पूजा करते थे और एक पूजा की विधि होती थी, पंडित की जरूरत होती थी। आज लोग अपने आप ही सब कुछ करने लगे, तो ये बदलाव है संस्कृति में। आज हम लोग वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे, हमें जीन्स चाहिए, फटी चाहिए, रफू वाली चाहिए, समझ रहे बात को। तो हम अपने आप को चेंज कर चुके, पहनावे में बदलाव, बाल का स्टाइल चेंज हो गया, बोलने का तरीका, एक्सेंट बदल गया हमारा, ठीक है। पहले हमारे यहाँ जो कोई बड़ा मेहमान आता था तो उसको पैर छू के अभिवादन किया जाता था, आजकल लोग हेलो कहते हैं, हेलो अंकल, हेलो आंटी। तो देन संस्कृति चेंज हुई और लोगों की सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुआ है, ये ज्यादा परिवर्तनों ने दुविधाएं उत्पन्न की हैं, लोगों के जीवन में दुविधाएं उत्पन्न की हैं। कई बार तो मैं खुद किसी के यहाँ जाता हूँ, अंदर वहाँ के बच्चे मुझे हेलो से संबोधित, अच्छा है,
संस्कृति बदलनी चाहिए, परंतु इतनी ना बदल जाए कि हम अपने पुराने परिवेश को ही भूल जाएं कि वेयर और समरूपता द्वारा खान मतलब चेंज आया है। अब इतना भी चेंज ना आ जाए कि हम लोग परेशान हो जाए। कभी कभी मैं भी कहीं जाता हूँ तो मैं भी यही सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि ये कैसे इतना ज्यादा चेंज है। मौलिकता पर बुरा असर पड़ा है। एक मौलिक चीजें होती है, एक मौलिकता होती है चीजों की, जैसे बात करने का एक तरीका होता है, उस पर बहुत असर पड़ा है। सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज्यादा अलग विशिष्ट हो रही है। हर संस्कृति चेंज हो रही है, चाहे मैं किसी की भी बात करूँ, प्रत्येक में चेंज हो रही है। भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है तो जानते हैं। भारत देखो, आपको सभी को पता है, भारत आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति को अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया है ताकि भारत आत्मनिर्भर रहे, और आज मोदी जी भी यही कर रहे हैं। देखो 1991 आजादी के बाद से 1947 से ही ये बात हो रही है का अपना खुद का, लेकिन आज भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। आत्मनिर्भर भारत आज भी जोड़ दिया जा रहा है क्योंकि हम किसी के मतलब जीने लगे थे, किसी के सहारे जीने लगे थे। तो सहारे नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना है। आप चाइना का बहिष्कार कर तो रहे हैं, परंतु क्या चाइना के बहिष्कार करने से क्या हमारे देश की स्थिति सुधरेगी? क्या जो हमें रॉ मटेरियल कच्चा माल जो वहां से प्राप्त होता था, क्या हम खुद देश में डेवलप कर पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये। अब अगर सरकार कह रही है तो उसका मतलब वो काम कर रही होंगी, हमारी आपकी तरह मूर्ख नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी कर रहे हैं बेटर कर रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आगे। हम और आप मिलते रहेंगे और बताते रहेंगे आपको। 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति ने वैश्वीकरण के लिए तैयार हुए खुलेपन की नीति अपनाई। 1991 के खुलेपन की नीति क्या थी? क्या था उस समय? क्या था कि भारत जो है एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। जब बुरे दौर से गुजर रहा था तो उस समय भारत में क्या होता था, सार्वजनिक उद्योग नहीं थे। तो उसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके वित्त मंत्री थे और उन्हीं के कहने पर एक नीति लाई गई 1990 में, जिसे NEP कहा गया। NEP मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में? इसमें 3 बातों को अपनाने के लिए बात कही गई थी। पहला, लिबरल हो जाइए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब था कि लिबरल हो जाओ, उदार हो जाओ, मतलब जो अपने कंपनियां हैं यहाँ पर उनको अपनी ओर खींचो। तो उनको कंपनियों को, जो नई नई कंपनियां थी, उन्हें अपनी ओर कैसे खींचा जा सकता था? तो उन्हें कम ऋण देकर, कम ऋणों पर, कम नियम कानूनों में छूट देकर उदारवादी बनाया गया। ठीक है, उदारवादी बनो। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करो। जो निजी क्षेत्रों की कंपनियां थी, जो निजी हाथों में थी अर्थात सरकार के हाथों में थी, अब उन्हें पर्सनल हाथों में बेचा जाने लगा। और तीसरा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? हमें विश्व के साथ जुड़ने का क्या दिया? मौका दिया, ताकि हम विश्व में अपने उत्पाद बेच सके, अपने श्रम बेच सके, अपने पूंजी का आदान प्रदान कर सके। आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि 7.5% वार्षिक दर बढ़ रही है और 1990 में 5.5 वार्षिक थी। तो लेकिन पैंडेमिक के कारण ये इसकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। ठीक है, तो ये भी जानेंगे। भारत के अनिवासी भारतीय विदेश से संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। पता है आज भारत में भी आजकल जन्माष्टमी सेलिब्रेट भारत के बाहर भी होती है। समझ रहे बात को? तो आज वैश्वीकरण के कारण भारत में आर्थिक वृद्धि 7.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, जो 1990 में 5.5% वार्षिक थी। भारत में अनिवासी भारतीय विदेशियों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कायम रहे हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में भारत के लोग आज अपना वर्चस्व कायम करने में कायम रहे हैं। आज भारतीय लोग विश्व स्तर पर उच्च स्थानों पर, उच्च पदों पर आसीन है। जैसे देख सकते हो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका के मेयर में हो गया, या नासा में देख लो, तो भारतीयों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण का विरोध क्या है? वैश्वीकरण का विरोध और वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है? तो वामपंथी विचारधारक इसके विभिन्न पक्षों का आलोचना करते हैं। क्यों आलोचना करते हैं? उनके पीछे रीजन। उनका मानना है कि वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण राजनीतिक अर्थ में राज्य को कमजोर करता है। वैश्वीकरण क्या करता है? राज्य को कमजोर करता है, उसकी पावर को एकदम शॉर्टलाइज कर देता है, उसको कमजोर बना देता है। आर्थिक क्षेत्र में वो कम से कम कुछ क्षेत्र में आर्थिक निर्भरता और संरक्षण का दौर कायम रखना चाहता है। संरक्षण का दौर क्या करना चाहता था? कायम रखना चाहता था।
सांस्कृतिक संदर्भ में इसकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों को धो देंगे। मतलब इसका सबसे बड़ा विरोध की चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपनी सदियों पुराने जीवन के मूल्य तरीकों को धो देंगे, अर्थात जो तरीके उन्हें भूल जाएंगे। वर्ल्ड सोशल फोरम WSF ने 9 उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणीय मजदूर और युवा महिला कार्यकर्ता आते हैं। देखो, वैश्वीकरण के कारण वैश्वीकरण को चुनौती मिली है, तो पर्यावरण की समस्या से मिली है, ठीक है, बाढ़, सुनामी, ये सबसे इसको चुनौती मिलती है, डिजास्टर से। 1990 में रिटेलर में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के विरोध में हुआ। व्यापार के अनुचित तौर तरीके के विरोध में हुआ। व्यापार के अनुचित तौर तरीके तो ये कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, वैश्वीकरण का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी, वहाँ आप मुझे मयंक त्रिपाठी सर्च कर सकते हैं, मयंक त्रिपाठी 41111 सर्च करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, स्टडी विद मयंक के नाम से। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं इस पूरे चैप्टर का ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद, ताकि आपने मुझे सुना। धन्यवाद एक बार फिर से।